उस काल में तक्षशिला एक विख्यात विश्वविद्यालय था, जो सिंधु नदी के किनारे एक नगर के रूप में बसा हुआ था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान और आचार्य गुरुओं के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र, ब्राह्मणों, विद्वानों, धनी लोगों तथा उच्च कुलों के बच्चे आते थे। तक्षशिला अब पाकिस्तान में है। वहां 10,000 छात्रों के आवास व पढ़ाई की सुविधाएं थी। इससे वहां के अध्यापकों की संख्या का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए कक्षा कक्ष, हॉल और पुस्तकालय थे। इस विश्वविद्यालय में कई विषयों के पाठ्यक्रम उपलब्ध थे, जैसे भाषाएं, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कृषि, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, समाज शास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान तथा योग विद्या आदि विभिन्न विषयों पर शोध का भी प्रावधान था। कोर्स 8 वर्ष तक की अवधि के होते थे। विशेष अध्ययन के अतिरिक्त वेद, तीरंदाजी, घुड़सवारी, हाथी पर नियंत्रण और 1 दर्जन से अधिक कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। तक्षशिला के स्नातकों का हर स्थान पर बड़ा आदर होता था। विष्णुगुप्त भी इसी ज्ञान की चाह में तक्षशिला आ पहुंचा था। यहां आते ही उसने आचार्य पुंडरीकाक्ष से भेंट की। उनकी ये मुलाकात कहां पहुंची, आइए सुनते हैं। द्वारपाल ने विष्णुगुप्त को आचार्य पुंडरीकाक्ष के घर के सामने छोड़ दिया। घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था। जब विष्णु को वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने आचार्य पुंडरीकाक्ष को जोर से आवाज देकर पुकारा, आचार्य, आचार्य। आचार्य अपने अध्ययन कक्ष में ध्यान मग्न थे। विष्णु की आवाज सुनकर उनकी तंद्रा टूटी और वो बाहर आए। 1 वर्ष की यात्रा के बाद विष्णुगुप्त की अस्त व्यस्त हालत देखकर आचार्य पुंडरीकाक्ष ने उसे वहीं आंगन में रखे एक आसन पर बैठने को कहा और ठंड से बचाव के लिए पास ही पड़े एक तसले में रखी हुई थोड़ी सी लकड़ियां जला दी और फिर विष्णु को थोड़ा दूध और खाने को कुछ देकर उससे पूछा, कौन हो तुम? विष्णु ने दूध का लोटा अभी मुंह से लगाया ही था, मगर आचार्य का प्रश्न सुनकर वो पीते पीते रुक गया और बोला, अपनी पहचान तलाशने ही मैं यहाँ आया हूँ आचार्य। मैं गुरु चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त हूँ। मुझे मगध के अमात्य कात्यायन ने यहाँ भेजा है। कात्यायन का नाम सुनकर आचार्य पुंडरीकाक्ष की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, कात्यायन और मैं कुछ वर्षों तक इसी विश्वविद्यालय में साथ पढ़े हैं। कैसा है वो? 1 वर्ष पूर्व जब मैं पाटलिपुत्र से निकला था तब तक वो ठीक थे। उन्होंने मुझे आपके नाम एक चिट्ठी भी दी है। फिर विष्णुगुप्त ने अपने झोले में से वो चिट्ठी निकालकर आचार्य जी को दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद आचार्य बोले, तुम्हारे पिता को मैं निजी रूप से तो नहीं जानता था, लेकिन कात्यायन से उनके बारे में बहुत सुना था। इस चिट्ठी में कात्यायन ने लिखा है कि मैं इस विश्वविद्यालय में तुम्हारा दाखिला करवाने में तुम्हारी मदद करूं। मैं करूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, विशेषकर तुम्हारे जैसे आम इंसान के लिए। तुमने अब तक किस किस विषय का अध्ययन किया है? मुझे अब तक जो भी शिक्षा मिली है वो अपने पिताजी से मिली। उन्होंने मुझे संस्कृत भाषा सिखाई। वेद पुराण सहित बहुत धार्मिक ग्रंथ भी मैंने पढ़े हैं। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करूं, ताकि मुझ में मंथन और शोध की योग्यता पैदा हो सके। तुम्हारी बातों से तुम प्रतिभावान लगते हो। मैं देखता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जब तक तक्षशिला विश्वविद्यालय में तुम्हारा चयन नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर विष्णुगुप्त ने राहत की सांस ली। उसने आचार्य से कहा, बहुत बहुत आभार आपका आचार्य। आपसे एक और विनती थी। हाँ, कहो।
अभी तक मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि मैं अपने पिता मतलब गुरु चाणक्य का पुत्र हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तक्षशिला में सब मुझे चाणक्य के नाम से जाने। उस दिन से विष्णुगुप्त की पहचान चाणक्य के पुत्र चाणक्य के रूप में परिवर्तित हो गई और यही विष्णुगुप्त आगे चलकर मेरे गुरु, मेरे निर्माता आचार्य चाणक्य के रूप में मुझसे मिले। आचार्य पुंडरीकाक्ष आचार्य चाणक्य को उनके रहने के लिए उनकी कुटिया का मार्ग दिखाकर तक्षशिला पढ़ाने चले गए। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले स्नान के लिए पानी गर्म किया ताकि उन पर से सफर की थकान उतर सके। फिर उन्होंने अपनी कुटिया में आग जलाई और वहीं पास में बैठकर अपनी मुद्राओं की गिनती करने लगे। मगध छोड़ते हुए कात्यायन ने उन्हें कुछ सोने की मुद्राएं दी थी। रास्ते भर चाणक्य ने बहुत ही आवश्यक होने पर ही खर्चा किया था। तब भी अब उनके पास मात्र 8-10 मुद्राएं बची थी, जिसे उन्होंने कपड़े की एक छोटी सी पोटली में बांधकर सुरक्षित अपनी पोटली में रख लिया। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आने लगी और वो वहीं एक चटाई पर आंख मूंद कर लेट गए। लगातार 20 घंटे सोने के बाद उनकी आंख खुली। दिन चढ़ चुका था। वो फुर्ती से उठकर बाहर आ गए। आचार्य पुंडरीकाक्ष विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। चाणक्य ने उनके पैर छुए और कहा, क्षमा करे आचार्य, मैं कभी इतनी देर तक नहीं सोता, मगर सफर की थकान इतनी थी कि मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं चाणक्य, अंदर तुम्हारे लिए कुछ फल और दूध रखे हैं, स्नान करके खा लो। थोड़ी ही देर में हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए निकलेंगे। विद्यालय में तुम्हारे चयन के लिए एक अधिकारी से बात की है, देखो वो क्या कहते हैं। तक्षशिला महाविद्यालय के परिसर में पैर रखते ही चाणक्य की आंखें खुली की खुली रह गई। ये विद्यालय इतना विशाल होगा, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो आचार्य पुंडरीकाक्ष के साथ विद्यालय के कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे। तभी उनका ध्यान वहां पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों पर गया। वो सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। इससे चाणक्य थोड़े असहज हो गए। वो जानते थे कि सब मन ही मन उनके बाहरी रूप को देखकर उन पर हंस रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप आचार्य जी के साथ चलते रहे। विद्यालय के चयन अधिकारी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। उनका नाम राधा मोहन था। आचार्य पुंडरीकाक्ष ने उनसे आचार्य चाणक्य को मिलवाते हुए कहा, यही है चाणक्य जिसके बारे में मैंने आपसे कल बात की थी। राधा मोहन ने ऊपर से लेकर नीचे तक आचार्य चाणक्य पर नजर डालते हुए कहा, इस विद्यालय में तुम्हारा चयन होने की संभावना कम ही है चाणक्य। ये सुनते ही आचार्य चाणक्य का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगे कि क्या उनका इतनी दूर आना व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने राधा मोहन से पूछा, ऐसा क्यों मान्यवर? एक तो तुम वर्ष के बीच में आए हो, दूसरा तुम मगध से हो। वहां के राजा धनानंद ने बहुत समय से इस महाविद्यालय के लिए थोड़ी भी दान राशि नहीं भेजी है। राजाओं द्वारा भेजी गई रकम से ही यह विद्यालय चलता है, और जिस राज्य से दान राशि आती है उस राज्य के विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ाने के लिए प्राथमिकता भी दी जाती है। आचार्य चाणक्य ये जानकर हैरान रह गए। उन्हें इस बात का भी बुरा लग रहा था कि मगध जैसे शक्तिशाली और धनवान जनपद की यहाँ क्या तस्वीर बनी हुई है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने राधा मोहन से कहा, मान्यवर, यहाँ दाखिला पाने के लिए मेरी योग्यता को आंका जाना चाहिए। मैं किस राज्य से वास्ता रखता हूँ ये कम से कम किसी शिक्षा संस्थान के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर राधा मोहन चकित रह गए। एक किशोर के मुंह से इस तरह की विवेकपूर्ण बात सुनकर वो बोले, तुम्हारे तर्क से मैं प्रभावित हूं चाणक्य, लेकिन हर जगह के कुछ कायदे कानून होते हैं। मगध से आए किसी भी जन का अब यहाँ हम चयन नहीं करते। ये सुनकर चाणक्य मायूस हो गए। उनकी मायूसी पहचान कर आचार्य पुंडरीकाक्ष बोले,
इस समस्या का मेरे पास एक हल है। चाणक्य को मगध का निवासी ना समझकर मेरा ही शिष्य समझिए, और जो भी इसकी पढ़ाई का खर्च होगा वो मैं वहन करूंगा। इसके पश्चात राधा मोहन के पास आचार्य चाणक्य को चयनित न करने की कोई वजह ही नहीं रही थी। उन्हें आचार्य चाणक्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला देना ही पड़ा। वापस लौटते हुए आचार्य चाणक्य ने आचार्य पुंडरीकाक्ष के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कहा, बहुत बहुत आभार आचार्य, आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास कुछ सोने की मुद्राएं हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। उनसे मेरी शिक्षा का खर्च तो नहीं निकलेगा, लेकिन अभी मेरे पास आपको देने के लिए इनके अलावा और कुछ नहीं। तुम मेरी नेकी का बदला धन से चुकाना चाहते हो। आज मैं तुम्हारे काम आया हूं, कल तुम किसी और की मदद कर देना। रही तुम्हारे शिक्षा के खर्च की बात, अगले वर्ष तुम अपनी काबिलियत से छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए इस बात का अपने हृदय पर ज्यादा भार मत लो। तक्षशिला में चाणक्य का प्रथम वर्ष बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। वहां बड़े बड़े राजाओं, जमींदारों और विद्वानों के बच्चे पढ़ते थे। उन्हें एक निम्न परिवार से आए चाणक्य जैसे किसी भी विद्यार्थी के साथ पढ़ना सुहाता नहीं था। ऊपर से उनके काले रंग और कुरूप चेहरे की वजह से उनका मजाक भी खूब उड़ता। उनके सादे कपड़ों को लेकर भी उन पर टिप्पणियां की जाती, लेकिन वो ये सब दिल पर नहीं लेते थे। उन पर अपने रूप की कमी को विद्वान बनकर पूरी करने का धुन सवार था। फिर एक अकेला छात्र और करता भी क्या, एक काले, रूपहीन व निर्धन विद्यार्थी को मित्र बनाने में किसी को रुचि भी नहीं थी। उन्हें अपने पिता की दी हुई एक सीख याद थी। वो कहा करते थे कि सब्र मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार होता है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अपनी प्रतिभा से एक दिन सबको चुप करवा देंगे। ऐसे ही एक वर्ष बीत गया। चाणक्य को न सिर्फ छात्रवृत्ति मिली, बल्कि दूसरे विद्यार्थी भी उनकी काबिलियत को पहचानने लगे। सब कुछ जल्दी सीखने की लगन और तलब ने उन्हें सभी अध्यापकों का भी प्रिय बना दिया था। उनकी तर्क क्षमता और नए नए विषयों में उनकी रुचि से सभी प्रभावित थे। कुछ ही समय में वो राजनीति और अर्थशास्त्र में पारंगत हो गए। उन्होंने सभी को ये साबित कर दिया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी प्रतिभा और गुणों से होना चाहिए, न कि उसके रंग रूप से। धीरे धीरे उन्हें युद्ध नीति में भी रुचि होने लगी। वो काल राजनीतिक उथल पुथल का था। चारों ओर अराजकता फैली थी। लोगों का जीवन असुरक्षित था। उन पर शोषण की मार पड़ती ही रहती थी। शासक राजा निरंकुश थे, जो धनी वर्ग व जमींदारों के साथ मिलकर जनता पर अत्याचार करते व उनका खून चूसते थे। अधिकतर राजाओं के राज्यों में न कोई विधि विधान था, न प्रशासनिक व्यवस्था। अधिकारियों व उनके कारिंदों की मनमानी ही कानून था। गरीब लोगों की स्थिति बेहाल थी। चाणक्य स्वयं उसी निर्धन असहाय वर्ग से थे। अतः राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का विश्लेषण करना उनका स्वभाव हो गया था। चार ओर घटती घटनाओं से भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यही काल था जब सोचते सोचते उनके मन में एक आदर्श राज्य, सुगठित व्यवस्था, नागरिक संहिता और अर्थतंत्र की परिकल्पनाएं जन्म लेने लगी थी। इतिहास करवट ले रहा था। यूनान से एक योद्धा विश्व विजय का सपना लेकर एक विशाल सेना के साथ पूर्व की ओर कूच कर चुका था। एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्वी देश उसके आक्रमणों की चपेट में आ गए थे। युद्ध की गर्म हवाएं भारत की ओर पश्चिम से आ रही थी। कई राज्य उजड़ रहे थे। ऐसे विकट समय ने भी आचार्य चाणक्य को बहुत कुछ सिखाया, जैसे इस प्रकार की आपात स्थिति में कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, प्रजा की सुरक्षा के क्या कड़े इंतजाम होने चाहिए, दुश्मन की युद्ध नीति को किस किस तरह से समझा जा सकता है और उनके बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए
कौन कौन सी नीति अपनाई जा सकती है। जब उनकी तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक पूरी हो गई तो उन्हें उनकी विलक्षण प्रतिभा के आधार पर वहीं गुरु आचार्य बना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने तक्षशिला छोड़ दिया।